आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी एग्जाम्स की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। गाइज, प्रेजेंटिंग टू यू अ न्यू सीरीज नोन एज पावर ऑफ 10, यानी कि 10 का दम। ये जो चैप्टर है, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में क्या होगा, आपको मेनली 10 क्वेश्चन पर डे करवाया जाएगा। जो 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के तनाव को दूर कर देगा, यानी कि 10 क्वेश्चन अ डे कीप्स योर एग्जाम टेंशन अवे। ठीक है, और उसका डे 1 है। हम लोग 5 क्वेश्चन साइंस और 5 क्वेश्चन हिस्ट्री का रोज लेंगे। जिस तरह से क्या हो जाएगा, आपका पूरा के पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से भी। और ऐसा करता हूँ मैं कि लगभग 1000 से 2000 क्वेश्चन जो है मैं इस सीरीज में करवा दूंगा आपको। और ये सीरीज है, जो बच्चे देखेंगे इसको फॉलो करेंगे। और क्या करना है आपको, इस सीरीज को देखने से पहले आपको करना क्या है कि आप क्या कीजिए, एक पतली सी कॉपी ले लीजिए जिसमें कि आपको लगभग 28 पेज होने चाहिए। ठीक है, टोटल 28 पेज होने चाहिए। उस 28 पेज में क्या करिए, आप साइंस हिस्ट्री के हर एक चैप्टर के नाम नंबर लिख दीजिए। जो नाम है यानी कि पावर से लिख करके एक पेज छोड़ के दूसरा पेज में लिखिए फेडरलिज्म, उसको छोड़ के तीसरा पेज में लिखिए पावर पॉलिटिकल पार्टी, चौथा में आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे करके सब चैप्टर का लिख लीजिए, यानी कि एसएसटी और साइंस का लिख लीजिए और उस पेज को छोड़ दीजिए। जो क्वेश्चन मैं बताता जाऊँ, वो क्वेश्चन जिस चैप्टर का होगा उस चैप्टर को क्या कीजिएगा, आप उस चैप्टर पर जाके क्या कीजिएगा, उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेफली लिखा जाएगा। ठीक है, करना क्या है कि लगभग जब 5-5 क्वेश्चन सब चैप्टर के करीब करीब दिख जाए आपको, यानी कि पर डे जो चैप्टर का 5 क्वेश्चन हो गया, उसको आप बैठ करके एक दिन पूरा रट जाइए, पढ़ जाइए। और नहीं समझ आए तो मेरा वीडियो देख करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। बगल में लिख दीजिए कौन सा वीडियो में क्वेश्चन बताया गया है, लिख दीजिएगा 01। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आज का है आपका, वाई वेरिएशन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये क्वेश्चन जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर से है, तो रिप्रोडक्शन चैप्टर के ऊपर हेडिंग जो रहेगा उसमें लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 वाई वेरिएशन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। और बगल में लिख दीजिएगा 01, यानी कि डे 1 में बताएगा इसके बारे में। आप वहाँ से अगर नहीं समझ में आए इसका आंसर तो आप वहाँ से आकर के फिर से इसको पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको लिख दीजिएगा बगल में 01, ताकि आपको चिंता ना हो, दिक्कत ना हो कि आखिरी क्वेश्चन किस बारे में बताए थे, कहाँ कौन से वीडियो में बताए थे, आपको पता चल जाए। ठीक है, चलिए। तो जो पहला क्वेश्चन है वाई वेरिएशन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, उसके बारे में समझते हैं। देखिएगा कि वेरिएशन क्यों आता है, यानी कि आप हमसे अलग क्यों हैं, आपके पापा आपसे अलग क्यों हैं, आपके पापा आपके पापा से अलग क्यों हैं, और आप अपने भाई बहन से अलग क्यों हैं। ठीक है, यानी कि जो भी इन दुनिया में है वो सब में डिफरेंस क्यों है इतना, यानी कि जो सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं उसमें इतना डिफरेंस क्यों है। वहीं आप पेड़ पौधा देख लीजिए, करीब करीब ऊँख के खेत में जाइएगा, गन्ना के खेत में, तो सब गन्ना एक तरह का दिखता है, कुछ में अंतर नहीं रहता है, क्योंकि वो ए सेक्सुअल मोड से मतलब कि क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और हम लोग सेक्सुअल तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए क्या होता है, हम लोग का डिफरेंस होता है चेहरा में, बोली में, सब कुछ में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो वेरिएशन है ना क्यों आता है, ठीक है, तो इसका जवाब क्या है, इस बॉडी आपके बुक में लिखा होगा कि ड्यू टू डीएनए कॉपिंग, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के कॉपिंग के दौरान आए हुए एरर के कारण क्या होता है कि इसमें जो होता है चेंजेज आपको दिखाई देते हैं, वेरिएशन दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरा बात कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में समझिएगा। तो वेरिएशन जो होते हैं क्या होता है, देखिए वेरिएशन जैसे मान लीजिए कि आप हम लोग का जो नीचे जो है इकोसिस्टम में वो बैलेंस करके रखा गया है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जो है उड़ पाते हैं उनका अलग नीचेज होगा, जो चल पाते हैं उसका अलग नीचेज होगा, जो रेंग पाते हैं उसका अलग लाइफ फॉर्म और अलग सा नीचेज होगा इकोसिस्टम में, यानी कि सब का जो है अलग अलग तरह का ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, तो कभी मान लीजिए ऐसा हुआ, ऐसा आपदा आया कि अगर हम लोग का सहने की शक्ति मान लीजिए कि 40 डिग्री टेम्परेचर सहने की शक्ति है पूरे मानव जाति को, कभी ऐसा आपदा आया कि टेम्परेचर अचानक 80 डिग्री हो गया, कोई प्रजाति बचेगा नहीं बचेगा, यानी कि मानव का पूरा प्रजाति खत्म हो जाएगा। वही बैक्टीरिया जिसका कि 100 डिग्री सेल्सियस सहने का शक्ति है वो जीवित रहेगा। ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये बात सही है कि नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है, वो जीवित रह जाएंगे। वहीं अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम होने की बात की, प्रेशर की बात की, विंड की बात की, कुछ भी की बात की जो कि आदमी ना सह पाए तो आदमी खत्म हो जाएगा, पूरा प्रजाति खत्म हो जाएगा। तो जब वेरिएशन आता है ना, इससे क्या होता है, वेरिएशन आने से क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपके पापा गुस्सैल हैं तो आप अगर गुस्सा रजिस्ट करने वाले होंगे तो आपके में भी आपका जो ऑफ स्क्रीन होगा, यानी आपका जो बच्चे होंगे वो और भी ज़्यादा गुस्सा सहने वाले होंगे या फिर गुस्सा करने वाले होंगे, तो क्या होगा, उनके लिए कुछ दिक्कत भी हो सकता है ना, आगे जाके बीपी बढ़ जाएगा उनका, गुस्सा करेंगे तो समझे। शांत रहेंगे सब कुछ से बचे रहेंगे। यानी वेरिएशन आने से क्या होता है कि जीवित रहने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो क्या होगा, एक साथ अगर मान लीजिए ऐसा विपदा आया तो बच्चे के साथ साथ पूरे पेरेंट यानी कि पूरा मानव जाति खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा आपदा आया जिससे सिर्फ और सिर्फ बूढ़े व्यक्ति खत्म हो जाए, सिर्फ बच्चा बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक वेरिएशन आगे चल सकता है, एक बच्चे आगे बढ़ा सकते हैं उसको। लेकिन अगर जो है पेरेंट्स
अगर बच्चे खत्म हो जाएंगे तो फिर पेरेंट्स क्या करेंगे, पेरेंट्स मजबूर हो जाएंगे फिर, समझे। यानी क्या होता है कि वेरिएशन आने से क्या होता है कि जीने का सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मेरा स्टडी मटेरियल परचेज करा होगा, उनको ये जो है, उनको जो आंसर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। ये देखिए, इफ़ द डीएनए कॉपिंग इज नॉट परफेक्टली एडिक्वेट इन रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कॉपिंग अगर जो है परफेक्ट नहीं हुआ तो द वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल विल अकर, तो क्या होता है इंडिविजुअल में वेरिएशन दिखाई देने लगता है, विच मे बी बेनिफिशियल और फैटल फॉर द इंडिविजुअल, जो कि हो सकता है कि वो फायदेमंद भी हो और हो सकता है कि वो खतरनाक भी हो इंडिविजुअल के लिए। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन, यही जो वेरिएशन आता है इवोल्यूशन का कारण है। आपने जब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ा होगा मेरा 1 शॉट, उसमें जो है मैंने इस बात को क्लियरली समझाया है। आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई वेल डिफाइंड प्लेस और नीचेज इन द इकोसिस्टम बाय यूजिंग देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस होने के एबिलिटी के कारण सबका जो है अलग अलग प्लेस बना के रखा गया है। दो ऑर्गेनिज्म विच हैव द सेम बॉडी डिजाइन विल ऑक्यूपाई द सेम नीचेज और सेम प्लेस इन इकोसिस्टम, जिन ऑर्गेनिज्म का सेम बॉडी डिजाइन है वो इकोसिस्टम में सेम प्लेस पे है, यानी कि जो उड़ सकते हैं, जिनके पास पंख है वो एक सिस्टम पे है, जिनके पास हाथ है वो एक सिस्टम पे है, जिनके पास मतलब कि रेंगने वाले हैं वो अलग सिस्टम पे है, समझे। यानी कि द पॉपुलेशन टेंड टू वाइप आउट completely if the niche suitable for organism of a particular population is drastically change, अगर जो है पॉपुलेशन जो है पूरा के पूरा खत्म हो जाएगा कब, अगर जो है सुटेबल जो नीचेज है ऑर्गेनिज्म का उसमें जो अचानक ड्रास्टिकली चेंजेस आए तो पूरा जो होगा पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट अगर इफ वेरिएशन अकर इन फ्यू इंडिविजुअल, अगर कुछ इंडिविजुअल में अगर वेरिएशन रहेंगे तो दिस पॉपुलेशन देयर वुड बी सम चांसेस ऑफ सर्वाइवल, तो उनके जीने का कुछ चांस है बचा हुआ कि वो जीवित रह जाए, ठीक है। एग्जाम्पल, इन अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेचर वाटर, अगर जो टेम्परेचर वाटर में रहते हैं बैक्टीरिया, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वुड डाई, बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। बट द वेरिएंट, ऐसा प्रजाति जिनका जो है हीट सहने का ताकत ज़्यादा है, यानी कि द रेजिस्टेंस टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर, और वही जी पाएंगे और आगे जाके ग्रो कर पाएंगे। दस इट शोज दैट वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, इसलिए कहा जाता है कि वेरिएशन जो है पॉपुलेशन में सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग, कि डीएनए कॉपिंग जो होता है रिप्रोडक्शन के दौरान उसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक टू द ऑफस्प्रिंग, पेरेंट के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में ले जाने का कौन साधन करता है, डीएनए एक साधन है जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन द चेंजेज ऑकर ड्यू टू द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फ्रॉम बोथ पेरेंट, देखिए जो ट्रेट लिया गया है पेरेंट से उनमें क्या होता है ड्यू टू इनहेरिटेंस के कारण क्या होता है डीएनए कॉपिंग में चेंजेस अगर आते हैं विच लीड टू द सर्टेन जेनेटिक वेरिएशन, जिसके कारण क्या होता है वेरिएशन आता है, विच आर यूजफुल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, जो कि आगे चल के अच्छा साबित होगा, ठीक है। अगला क्या है, वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल फॉर टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। देखिएगा, वेरिएशन अलाउ ऑर्गेनिज्म टू एग्जिस्ट इन डाइवर्स हैबिटेट और नीचेज, इन देयर एब्सेंस अ स्पीसीज में रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, इफ द एरिया गेट ड्रास्टिकली चेंज ड्यू टू द various natural or man-made cause, the species may be wiped out. However, if some variation were present in few individuals, these would be help to colonize their habitat and survive. But if a variation are present in a single organism, there would be a very little chance to survive it. देखिए, वेरिएशन जो है अगर पूरे स्पीसीज पे आया तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप वो जो है जीवित रह जाए, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ आप पे आया, हो सकता है कि आप मर जाएं। कहने मतलब देखिए, एक इवोल्यूशन चैप्टर जो है आपको संपूर्ण समझाया गया है कि कीड़े के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक कीड़ा है ना जिसको कि ना हर बार चिड़िया खा जाता है, ठीक है। वो काला रंग का चिड़िया है, सॉरी काला रंग का क्या है आपका कीड़ा है जो कि पत्ता पे बैठता है ग्रीन लीव्स पे, तो उसको चिड़िया देख करके खा जाता है। कुछ समय बाद एक ऐसा वेरिएशन आया कि उस कीड़े का जो बच्चा है वो ना हरा रंग का निकल गया, ठीक है। अब चूंकि वो हरा रंग का है तो पत्ता बैठता भी था तो चिड़िया को दिखाई नहीं देता था, तो बच जाता था, समझे। उस हरे चिड़िया से उस हरे कीड़ा से एक हरा का पूरा प्रजाति हो गया, जिसके कारण क्या हो गया पूरा के पूरा प्रजाति बच गया और पूरा काला प्रजाति नष्ट हो गया, समझे। लेकिन अगर उस हरा जो पत्ता है उस पत्ता एक दिन टूट के गिर गया और जो हरा जो प्रजाति है वो क्या हो गया हाथी के पैर के नीचे आ गया, पूरा प्रजाति खत्म हो गया, ठीक है। उसमें क्या हुआ, एक ऐसा था जो कि बच गया लाल रंग का, वो लाल आगे बढ़ा और प्रजाति पूरा लाल रंग का होगा, फिर उसको कौवा देखा फिर खत्म हो गया। यानी क्या है कि अगर इवोल्यूशन होता है
तो आपके बचने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप में चेंज आता है तो आप मर जाइएगा। मतलब समझिए, अगर मान लीजिए कि पूरे प्रजाति हरा रंग का है और आप में ये चेंज आ गया कि आप लाल रंग के हो गए, तब चिड़िया को दिख जाइएगा और फटाक से उठा के ले जाएगा। यही लिखा हुआ क्वेश्चन में कि वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए क्यों नेसेसरी नहीं है? बिकॉज अगर आपका चेंजेस आया तो आप में भी बच सकते हैं या सबसे ज़्यादा पहले आप ही सपाचट हो जाइएगा। समझे? ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि आपके एनसीईआरटी चैप्टर 12 में है। इसमें क्या देखिएगा, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन टाइम एंड अदर वर्ड में बोले तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कि कितना कूलम चार्ज यानी कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कितने सेकेंड में क्रॉस सेक्शन एरिया से निकल गया, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम लोग आई से। तो आई इक्वल तो होता है क्यू बाई टी, मतलब कि चार्ज बाई टाइम। क्यू का होता है यूनिट कूलम और टाइम का होता है सेकेंड, इसलिए कूलम बाई सेकेंड होता है करंट का, या उसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर, क्योंकि इसको सर एम्पियर एंड्रे एम्पियर ने बताया था, इसलिए इसका नाम क्या होता है? एम्पियर बनता है। तो ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका एम्पियर होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, समझिएगा। देखिए, मान लीजिए किसी चीज़ को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई टेंडेंसी, कोई ना कोई फोर्स चाहिए, कोई ना कोई प्रेशर चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पानी को बहना है तो पानी को बहने के लिए क्या चाहिए? और आप किसी ऊंचे जगह से छोड़ देंगे पानी को तो अपने आप वो नीचे जगह पर चलाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, उसी तरह अगर आपको चार्ज का फ्लो करवाना है तो देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी जो है इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण चार्ज जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फ्लो होगा, तभी इसको करंट बोलेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस जो है आप सेल से या ग्रुप ऑफ सेल यानी कि बैटरी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज़ द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को उठा करके किसी जगह पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, उसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चार्ज को उठा करके कितना वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को वहाँ से उठा करके यहाँ लाने में, उसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V इक्वल टू होता है W/Q, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, और इसका नाम पड़ा हुआ है अलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पे, जो कि एक इटालियन फिजिसिस्ट है। यहाँ पे 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट होता है आपका, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जब 1 जूल वर्क डन करना पड़ा होगा 1 कूलम चार्ज कर को वहाँ किसी पॉइंट से किसी पॉइंट में लाने में, उसको बोलते हैं हम लोग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एनसीईआरटी वालों के लिए। जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनके लिए क्या होगा? उनको ऐसा नोट्स प्रोवाइड होगा। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इफ ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? डिफाइन किया जाता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। ठीक है, जब क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है टाइम में, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट आई क्या हो गया? चार्ज बाई टाइम, यानी कि क्यू बाई टी, यानी कि एन ई बाई टी। आप जानते हैं चार्ज क्या होता है? क्यू, जिसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन ई। ठीक है, चलिए उनको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि ऐसा ही क्या होता है? एसएनएट क्या होता है? एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। 1 एम्पियर क्या होता है? 1 कूलम बाई 1 सेकेंड होता है। ये आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा मेरे बच्चों को जो मेरा स्टडी मटेरियल खरीदे हैं, यानी कि जो एसकेपीएन है उनको। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं? देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें वर्क डन करना पड़ रहा है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इफ द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड W, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज पॉइंट एज V इक्वल टू W/Q होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वोल्ट होता है। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर, यानी कि डेल्टा V। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। देखिए वो क्या था? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में, और इसमें क्या है? पॉइंट आपको डिफाइंड है, यानी कि किसी सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट लाने में, तो V2 माइनस V1। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सेट टू बी द 1 वोल्ट। अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ा 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने में 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट, उसमें क्या था? इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? एक्सप्लेन द वर्नियर ट्रायड
एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो जो एनसीईआरटी वाले हैं उनको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। डोवर्नियर ट्राइड क्या होता है? डोवर्नियर साहब जो थे जर्मन केमिस्ट थे, जो ट्राई करना चाहे एलिमेंट को अरेंज करना चाहे ग्रुप्स में, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 3 एलिमेंट को जब ग्रुप में रखते थे तो जो 3 एलिमेंट में से बीच का अगर हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रख रहे हैं, यानी कि डोवर्नियर सोच दैट व्हेन द 3 एलिमेंट इन अ triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of atomic mass of other 2 element। बाकी जो 2 एलिमेंट थे 3 एलिमेंट में, उन दोनों के मास को जोड़ करके बटा 2 करने पे क्या आता है? हमारे बीच वाले मास आता है, यानी कि एवरेज लेने पे दोनों को 1 और 3rd का एवरेज लेने पे सेकंड का जो है आपका मास आपको आ जाता है। ये उन्होंने प्रूव करा था, ठीक है, इन्होंने बताया था, ठीक है। डोवर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड फ्रॉम द एलिमेंट नोन एज दैट टाइम। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मात्र जो है 3 जो ट्राइड है उसको बता पाए, इसलिए उनका जो है ये लिमिटेशन था कि वो फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद आते न्यूलैंड साहब, ऑक्टेव साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 8 एलिमेंट को एक जगह अरेंज किया, जो कि उन्होंने देखा कि हर कुछ दिन बाद 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो पहला के साथ आपको दिखाई दे रहा है। उन्होंने इसको क्या किया? अपने जो क्या होता है म्यूजिकल नोट होता है, यानी कि डो रे मी फा सो ला टी, यानी कि जो इंडियन में होता है सारे गामा पदा नी सा, यानी कि सा फिर रिपीट हो रहा है, यानी क्या होता है एवरी 8 नोट पे एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है? रिपीट हो रहा था, इसलिए उसका नाम दिया कि इन्होंने क्या नाम दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब क्या होता है? 8, इसलिए उसका नाम क्या दिया? ऑक्टेव दिया। इनका फेल होने का क्या वजह है? क्योंकि ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट के बारे में बता पाए, कैल्शियम के बाद इनका जो प्रॉपर्टी है ये फेल हो जा रहा था। न्यूलैंड का मानना था कि 56 एलिमेंट जो है मात्र नेचर में है, इसके अलावा कोई एलिमेंट आगे डिस्कवर नहीं किए जाएंगे। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इन टेबल, न्यूलैंड इन्होंने क्या किया कि 2 एलिमेंट को एक जगह एडजस्ट कर दिया, ठीक है, जिसका कि मास ज़्यादा था तब भी उसको एक जगह एडजस्ट कर दिया। इसी कारण क्या होगा? न्यूलैंड जो है इनका जो वर्क है फेल हो गया। तब आए थे मेंडलीव साहब। ये होगा उनके लिए जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे जो बच्चे उनके लिए क्या ऐसा दिखेगा? आपको ऐसा दिखेगा कि इन द ईयर 1817 जॉन वोल्फगांग डोवर्नियर, अ जर्मन केमिस्ट, ही मेड an attempt to arrange that element with a similar property into group having 3 element of each. He called this group as triad। उन्होंने ग्रुप को बोला ट्रायड बोला। डोवर्नियर showed that when the 3 element in a triad were arranged in order of increasing matter, the atomic mass of middle element was roughly the average of atomic mass of other 2 element। समझे? यानी उनका मानना था कि अगर जो हम अरेंज करते हैं एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका जो मास होगा प्लस इसका मास जो होगा दोनों को जोड़ देंगे और बटा 2 जब करेंगे तो हमें इनमें सोडियम का मास मिल जाएगा, ठीक है। क्लोरीन का मास आयोडीन का मास को जब जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे तो हमें ब्रोमीन का 80 मास मिल जाएगा, ठीक है। 81.25 करीब करीब सिमिलर है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या था देखिएगा। The given classification of element into triad had great significance in preceding atomic mass and properties of middle element. In these days, these elements resemble the same property, ठीक है। यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि अगर आप 2 एलिमेंट के मास जानते हैं तो तीसरा का मास अपने आप जान पाइएगा, यही इंपॉर्टेंस इसका था, ठीक है। लिमिटेशन क्या था कि ऑल द एलिमेंट डिस्कवर्ड एट टाइम कुड बी क्लासिफाइड इनटू ट्राइड, यानी डोवर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड, सिर्फ 3 ट्राइड जो है आइडेंटिफाई कर पाए। एक था लीना के, एक था कासरबा, एक था कलबरी, ठीक है। ये 3 जो है वो लिमिटेशन वो ये कर पाए, यही 3 का जो है ट्राइड बना पाए, बाकी से ट्राइड नहीं बना पाए क्योंकि इतना ही एलिमेंट जो था उसमें डिस्कवर्ड हुआ था। न्यूलैंड साहब के बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग? हमारे जो स्टूडेंटों को पढ़ेंगे कि इनको ऑक्टेव क्यों बनाया था, बिकॉज ये क्या किए थे कि 8 का एलिमेंट का देखे थे ग्रुप। इसमें क्या था कि ही अरेंज द नोन एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज एंड फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। उन्होंने इसको म्यूजिकल नोट पे डाल दिया, जो कि हमारे इंडियन नोट पे क्या है क्या था हमारा सारे गामा पदा निशा, और वेस्टर्न नोट क्या था डो री मा फा सोला टी। नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला था, क्योंकि पूछते एग्जाम में वाई लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो बोलिएगा बिकॉज न्यूलैंड साहब फाउंड दैट कि इफ एनी अरेंज द element in the atomic masses, increasing atomic masses, he found that every 8th element has a property similar to the first, therefore he called the 8 element known as law of octave, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए लिमिटेशन क्या था इसका, इनका एक लिमिटेशन क्या था कि दिस लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये लॉ जो था कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। उन्होंने कहना था कि 56 जो है वही रह जाएंगे, इसके अलावा कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। वन मोर ड्रॉबैक इज दैट इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू द टेबल न्यूलैंड एडजस्ट 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट एंड पुट सम अनलाइक एलिमेंट अनदर इन अनदर कॉलम, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, 2 एक सेम एलिमेंट को एक जगह रख दिया था, यानी कि कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन एंड ब्रोमीन विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी देन दीज एलिमेंट। आयरन विच हैज रिजेंबल कोबाल्ट एंड निकल प्रॉपर्टी हैज बीन प्लेस फॉर वन द एलिमेंट। समझिएगा, कोबाल्ट और निकल जैसा प्रॉपर्टी आयरन शो करता है वैसा करता है, इस तो उसको वहाँ न रख करके उन्होंने उसको क्लोरीन फ्लोरीन और ब्रोमीन वाले सीरीज में रख दिया था, जो कि पूरा की पूरा बात ये गलत था। तो ये जो बात था क्या था, उनका लिमिटेशन था, जिसके बाद मेंडलीव साहब लेकर आए अपना मेंडलीव लॉ, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है कि व्हाट डू मीन बाय टर्म बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये जो क्वेश्चन है वो आपका इकोसिस्टम चैप्टर का है, ठीक है। तो जो हमारे जो एनसीईआरटी के स्टूडेंट होंगे वो पेज नंबर देखेंगे वो 261 यानी कि 15.3 जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे लिखा होगा आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में आपको वहाँ पे बताया होगा, ठीक है। देखिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग खेती करते हैं, खेती समय क्या कर रहे हैं हम लोग, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यानी केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं। वो केमिकल क्या किया, चूहा खाया या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा खाया, उसको चूहा खाया, चूहा को बिल्ली खाया, या फिर ऐसे समझिए कि कीड़ा खाया, कीड़ा को मुर्गा खाया, मुर्गा को हम लोग खाए। हम लोग जो हमारे अंदर क्या हो गया, उस पेड़ से केमिकल लेकर के कौन रखा, कीड़ा रखा, कीड़ा को खा कर केमिकल कौन रखा, मुर्गा रखा, मुर्गा खा कर केमिकल कौन रखे, हम रखे। यानी कि ये जो टॉक्सिक जो है ना, ये टॉक्सिक जो लेवल है बढ़ते जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल जो होता है हमारे बॉडी में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, दिस फिनोमेना नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई आवर फूड ग्रेन सच एज व्हीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट एंड इवन मीट कंटेन वेरी अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रिड्यूस द कैन नॉट बी रिमूव बाई वॉशिंग और अदर मीन। सिर्फ और सिर्फ धोने से जो फल होते हैं उसे केमिकल नहीं निकल जाएंगे। जो हम लोग दिस इज वन वे विच दे इंटर द फूड चेन। क्या होता है, केमिकल जो होता है फूड चेन में इंटर करता है, किस माध्यम से, हम लोग छिड़काव करते हैं पेड़ में, पेड़ क्या किया, पेड़ को कोई खाया सेकेंड लेवल वाला, उसको थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ऐसे क्या होता है कि केमिकल जो होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में इंटर चला जाता है, यानी कि फूड चेन में इंटर कर जाता है। और इसी जो होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग द एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल इन ए बॉडी इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए मेरे जो बच्चे उनको कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इक्वेशन। देखिए समझिए क्या है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रेफर टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन टॉक्सिडेंट्स एट विच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। यानी कि एक से बढ़ के एक लेवल बढ़ने में क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि टॉक्सिक लेवल बढ़ता है। द केमिकल डू नॉट डिग्रेड एंड गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच टॉपिक लेवल विच लीड टू बायोमैग्निफिकेशन। यानी कि जो केमिकल होता है खत्म नहीं होता है और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। यानी कि बायोमैग्निफिकेशन इज मोर इन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल। जिसका ट्रॉपिक लेवल में हाई लेवल पे आता है उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल पाया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि पेड़ को कीड़ा खाया, कीड़ा को मुर्गा खाया, मुर्गा को हम लोग खाए, यानी सबसे ज़्यादा केमिकल कौन किसके पास है, हम लोग के पास है। क्योंकि छिड़काव हुआ पेड़ पे, केमिकल गया कीड़ा के पेट में, कीड़ा के पेट से मुर्गा के पेट में, मुर्गा के पेट से हमारे पेट में, यानी कि हमारे पास केमिकल ज़्यादा होगा। इस कारण क्या होता है, इतना सारा बीमारी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए देखिए तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे, इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिडेंट एट ईच सक्सेसिव टॉपिक लेवल। एग्जांपल पेस्टिसाइड लाइक DDT स्प्रिंकल ऑन प्लांट इंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग थ्रू द फूड चेन। फूड चेन से हमारे बॉडी में आ जाता है। यानी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या फिनोमेना है, ऐसा फिनोमेना जिससे कि क्या होता है, जो टॉक्सिक लेवल है वो हर एक सक्सेसिव टॉपिक लेवल पे इंक्रीज कर रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इस फिनोमेना क्या बोलते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्वेश्चन 5 जो है वो है कि व्हाट डू मीन बाई फूड चेन एंड फूड वेव। फूड चेन और फूड वेव से क्या समझते हैं, ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि साइंस का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है कि फूड चेन और फूड वेव क्या होता है उसके बारे में देखिए, यहाँ पे आपका पूरा आंसर लिखा होगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, पूरा फूड चेन फूड वेव को पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पूरे फूड चेन फूड वेव को। मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इट इज द लीनियर नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ फूड। यानी कि ऐसा लीनियर नेटवर्क लिविंग ऑर्गेनिज्म का जहाँ से क्या होता है, एनर्जी जो होता है फूड के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। दैट इज डिस्क्राइब रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म अबाउट हु ईट हुम, कौन किसको खाएगा ये बताता है फूड चेन। द सिंपलेस्ट फूड चेन ऑपरेटिंग इन नेचर आर रिप्रेजेंटेटिव। देखिए सबसे सिंपल चेन क्या है कि प्लांट को कीड़ा खाया, कीड़ा को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नेक खाया, स्नेक को वल्चर खाया, ठीक है। या प्लांट को हिरन खाया, हिरन को शेर खाया, या प्लांट को बिच्छू खाया, बिच्छू को क्या खाया, ये खाया, क्या नाम है, मछली खाया, मछली को सारस खाया, ठीक है। ये सब क्या है, सिंपल फूड चेन है, ठीक है। यानी फूड चेन इन नेचर इज अ फॉरेस्ट, बी ग्रासलैंड, सी फॉन्ड, ठीक है। और फूड वेव, ठीक है। देखिए दोस्त फूड वेव क्या होता है देखिएगा, इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन विच कोरिलेट एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम। Each organism is generally eaten up by two or more other kind of organisms, which in turn eaten by several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be called a series of branching line called food web. देखिए इसमें क्या होता है, एक जानवर को दो या दो से अधिक आदमी खा रहे हैं, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं। इसके कारण क्या होता है कि एक स्ट्रेट चेन ना बन के एक पूरा वेब बन जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या बोलते हैं,
फूड वेब बोलते हैं, क्योंकि एक पूरा साइकिल बन जाता है, यानी कि एक को 2-3 मिलके खा रहे हैं, इसलिए क्या होता है 2-3 खा पा रहे हैं, इसलिए क्या होता है ये एक इंटरकनेक्शन होता है डिफरेंट फूड चेन का, विच को रिलेट एट वेरियस टॉपिक लेवल ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम, इसलिए बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो डिफिनेशन कैसे लिखिएगा आप ऐसा कि फूड चेन क्या बोलता है, इट इज द लीनियर नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म कंज्यूमिंग टू अदर, दिस देयर इज ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म वन, इसमें क्या होता है यूनिडायरेक्शन, मतलब कि एक डायरेक्शन का होता है, यानी कि अगर कीड़ा को और मुर्गा खा रहा है तो मुर्गा को ये नहीं कि कीड़ा खा जाएगा, यूनिडायरेक्शन होता है। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, 4 ट्रॉपिक लेवल होता है, पहला होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पहले प्रोड्यूसर, फिर हार्बीवोरस, फिर स्मॉल कार्निवोरस, फिर लार्ज कार्निवोरस, ये तो हमेशा चलते आ रहा है। पहला को प्रोड्यूसर बोलते हैं, दूसरा को प्राइमरी कंज्यूमर, तीसरा को सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ को टर्सरी कंज्यूमर बोलते हैं। फूड वेब क्या हो जाएगा, ईच ऑर्गेनिज्म is generally eaten up by 2 or more other kind of organism which in turn are eaten up by several other organisms, so a food web consists of a series of branching network of various food chain being interconnected at various topic level, ये होगा इसका आंसर अप्रोप्रिएट। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन जो कि आपका एसएसटी शुरू हो गया वो है कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगर आप बुक से पढ़ने जाएंगे तो आपको ये पेज पूरे पढ़ने होंगे, फिर आपका ये पेज पूरा पढ़ना होगा, तब जाकर खत्म होगा। जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो मेरे तरह चलेंगे, क्या हो जाएगा देखिए, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी टेकन मेनी फॉर्म। पहला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें क्या होता है कि पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए आपको बुक में लिखा होगा कि पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये पहला है, जिसमें क्या आता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस के बाद आता है। ठीक है, देखिए वो क्या होता है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। इसमें क्या होता है तीनों का जो है लेवल सेम है, तीनों का जो है औकात सेम है, बस काम अलग अलग करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर शेयरिंग। ठीक है, such as separation of power ensure that none of the organ can exercise unlimited power, each organ check the other, this result in the balanced power among various institutions। इसमें क्या है, हर एक के पास एक अलग सेपरेट पावर है और हर एक क्या कर सकता है दूसरे के पावर को चेक कर सकता है, यानी कि दूसरे के पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है लेकिन चेक जरूर कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द जजेज आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, जज को क्या करता है एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, और क्या होता है बट दे कैन चेक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लॉ मेड, लेकिन वही जज बैठ करके प्रेसिडेंट के फंक्शन को चेक कर सकते हैं, इवन उन पर लॉ बना सकते हैं, इवन उनको जेल में भी डाल सकते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, तो क्या बोलते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड जो होता है, सेकेंड है आपका फेडरल गवर्नमेंट एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। दूसरा टॉपिक आपको एनसीईआरटी में दिया होगा। दूसरा तरीका क्या है कि पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, पावर जो होता है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल में शेयर होता है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है देखिए कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, यानी कि जनरल गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल लेवल और रीजनल लेवल। क्या होता है एक गवर्नमेंट होता है कंट्री के लिए और एक गवर्नमेंट होता है स्टेट के लिए। सच अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रेफर टू एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल कॉल्ड डिफरेंट नेम इन डिफरेंट। देखिए किसी कंट्री में इसको रीजनल गवर्नमेंट बोलते हैं, किसी कंट्री में इसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, लेकिन हमारे राज्य में क्या बोलते हैं इसको मेन जो गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्टेट में क्या बोलते हैं उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, और कहीं पे क्या होता है सेंट्रल को बोलते हैं वो लोग बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री। जो सिस्टम है फेडरल गवर्नमेंट का वो हर एक कंट्री में फॉलोड नहीं है। देर आर मेनी कंट्री वेयर देर इज नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बट इन दोज कंट्री लाइक आवर वेयर देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। देखिए इसमें क्या है कि सबका पावर बताया गया है, लेकिन इसमें पावर का होता है वर्टिकल डिवीजन होता है, यानी कि अगर ग्राम पंचायत से ऊपर जिला, जिला परिषद से ऊपर स्टेट से ऊपर सेंट्रल, यानी कि सबका पावर क्या है अलग अलग है। दिस इज व्हाट द फाउंड इन बेल्जियम। ये क्या है बेल्जियम में यही था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, लेकिन श्रीलंका में नहीं था। इट इज नोन एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लोअर लेवल गवर्नमेंट लाइक द म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत में भी यही काम होता है। ठीक है, थर्ड क्या है कम्युनिटी गवर्नमेंट, आपके बुक में भी लिखा होगा। थर्ड क्या है कि पावर में भी ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करें तो आपको पता है कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या आता है, बेल्जियम वाला एग्जाम्पल याद कीजिए कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजन लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक है, आपको याद होगा कि बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था, थर्ड गवर्नमेंट बनाया गया था कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसके बारे में एक गुड एग्जाम्पल है किसका कम्युनिटी गवर्नमेंट का। फोर्थ क्या है कोलिजन गवर्नमेंट, आपके यहाँ पे लिखा होगा फोर्थ टॉपिक में कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी सीन इन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, यानी कि चौथा क्या है इसमें कोलिजन गवर्नमेंट के बाद लिखा होगा
देखिए, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल इन्फ्लुएंसेस द पावर। ठीक है, देखिए पावर शेयरिंग जो होता है, पॉलिटिकल पार्टी कैसे चला रहा है, अपोजिशन कैसे बता रहा है, और जो हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, यानी कि जो प्रेशर ग्रुप्स है, यानी कि मान लीजिए कि जो कमाने वाले जैसे कि अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब क्या है, मूवमेंट चला सकते हैं या अपना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। इसमें क्या है, इन डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी फॉर पावर। हमारे पास क्या है, हर एक हमारे पास क्या है, चॉइस है कि आप किसी भी बंदा को जो खड़ा है उसको आप जिता सकते हैं। ठीक है, इन डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप्स। डेमोक्रेसी में पावर जो होता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को शेयर किया जाता है ताकि डिफरेंट आइडियोलॉजी से इलेक्शन लड़ सकें। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टी कम इन अलायंस एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन। इफ द अलायंस इलेक्टेड द फॉर्म ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट एंड द शेयर पावर। इसमें क्या होता है, कभी कभी दो या दो से अधिक गवर्नमेंट क्या होता है, अपना मेजोरिटी सिद्ध करके साथ में इलेक्शन जीतते हैं और क्या करते हैं, अपने सरकार बनाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी कि महागठबंधन का सरकार बोलते हैं, गठबंधन का सरकार बोलते हैं। ठीक है, चौथा नंबर आपका है, पांचवा नंबर क्या है कि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। देखिए, इंटरेस्ट ग्रुप मतलब कि टाटा, बिरला, अंबानी, यानी कि जो इन डेमोक्रेसी वी फाइंड दैट इंटरेस्ट ग्रुप लाइक ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर दे ऑल्सो हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर। दो, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमेटी और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग। या तो डिसीजन पे प्रभाव डाल करके या गवर्नमेंट कमेटी में बैठक में बैठ करके वो क्या होता है, अपना प्रभाव डालते हैं। यानी कि पावर शेयरिंग जो किया जाता है इंटरेस्ट ग्रुप के साथ भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, 7वां नंबर जो मेरे सीरीज का है वो क्या है, व्हाट इज प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए, आप 7 तरह के नहीं, 7 टॉपिक पूरा सीख गए, 7 टॉपिक पूरा समझ गए। और आप 7 टॉपिक से कभी क्वेश्चन आता है तो विल गारंटी, यानी कि 10 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम आपको जरूर आएगा, इसलिए आपको 10 क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपका 10 टॉपिक तो पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया। ये मैं ऐसा करता हूँ, मेरा ये 10 क्वेश्चन नहीं है, ये पावर बैंक है, यानी कि आपका 10 क्वेश्चन का पूरा एक समूह है, एक पूरा गैंग है, समझे। ये आपको देख, आप बारूद है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बारूद है, सो आपको समझ में आएगा जब 1 महीना लगता है। इसको फॉलो तो करके देखिए, 1 महीने में आप 300 क्वेश्चन सीख जाएंगे, 300 टॉपिक खत्म हो जाएगा। 300 टॉपिक से ज़्यादा आपकी बुक में है कहाँ, बार बार वही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, बार बार हम टेस्ट लेंगे, बार पूरा क्वेश्चन आपका पूरा टॉपिक रटा जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, करना यही है कि आपको सब क्वेश्चन को सेपरेट लिखना है। यानी कि जो क्वेश्चन है प्रूडेंशियल एंड मॉडल वाला, ये भी पावर शेयरिंग का है, तो आपको पावर शेयरिंग जो पेज छोड़े उसमें 2 क्वेश्चन लिखा जाएगा। पहला क्या, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, दूसरा क्या, व्हाट इज पोटेंशियल एंड मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, और जो आपको मेरा जो नोट्स दिखा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अगर आप उसको बोरो करना खरीदना चाहते हैं मेरे स्टडी मटेरियल को, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 747488654738 पे। ठीक है, यू हैव 4 मंथ ना, आपके पास 4 महीना अभी भी है, अभी भी आप स्टडी मटेरियल को खरीद करके पढ़ सकते हैं और आप अच्छा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है पोटेंशियल रीजन और मोरल रीजन का, उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा कि 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। पहला क्या है कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग करने से क्या होता है कि झगड़ा धन से बच जाइएगा, सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल रीजन। और मोरल रीजन क्या होता है, मोरल रीजन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड क्या है कि डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यानी क्या है, पावर शेयरिंग क्या है कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय साइज एंड हु द लिमिट इफेक्ट। यानी कि पावर शेयरिंग जो है, जो एक्सरसाइज कर रहा है इस पावर को, उसको भी ध्यान में रखना है, और जिसका इफेक्ट पड़ेगा इस शेयरिंग से उसको भी ध्यान रखना है। यानी कि पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्ट ऑन हाउ दे आर गवर्न। पीपल को गवर्न कैसे किया जा रहा है उसको, उसका पूरा हक है। ये क्या है, इसका मोरल रीजन है। ठीक है, आप देखना चाहें तो ये हो गया आपके बुक से आंसर निकालना। और मेरे रीजन, मेरे बच्चे कैसे देखेंगे, प्रूडेंशियल को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट रीजन। इसमें क्या है देखिएगा, इट स्टेट्स दैट द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। पावर शेयरिंग क्या करेगा, अच्छा आउटकम देगा। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लेड टू वायलेंस एंड पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए, पॉलिटिकल का सत्ता का इंस्टेबिलिटी कर देता है और कभी कभी विद्रोह साबित हो जाता है, कौन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इसीलिए पावर शेयरिंग करने से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। नहीं तो आप एग्जाम्पल याद कीजिए, सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका, यानी कि मेजोरिटिज्म का याद कीजिए। ठीक है, पावर शेयरिंग इज गुड वे ऑफ इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द पोलिटिकल ऑर्डर। Apparently imposing the will of majority community over other may look like an attractive option, but in long run it undermines the unity of nation. देखिए, अगर आप मेजोरिटी की बात मानते हैं तो ये अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बड़े समय की बात करेंगे तो ये एक आपके देश के, नेशन के यूनिटी की एकता को खतरा पहुंच सकता है। ठीक है, और आप सिर्फ जो मेजोरिटी में उसी की बात मानेंगे तो माइनॉरिटी दब जाएंगे और अपने आप को दलित महसूस करेंगे और आप पे चढ़ जाएंगे। ठीक है,
tyranny of the majority is not only oppressive for the minority community, sometimes bring ruin to the majority class itself. ये जो विद्रोह होगा मेजोरिटी को ही नहीं बल्कि माइनॉरिटी ये जो भी आपको इच्छाएं हैं वो मेजोरिटी को तो दबाएंगी ही दबाएंगी, माइनॉरिटी को भी दबाएंगे, लेकिन ऐसा भी होगा कि मेजोरिटी क्लास को भी कभी ना कभी क्षति पहुंचाएगी। ठीक है। दूसरा क्या रीजन है, मोरल रीजन क्या कहता है, इट एम्फसाइजेज दैट वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड हाउ दे गवर्न। पीपल को कैसे गवर्न किया है इस पर उसको कंसल्ट होना चाहिए। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन कैन एक्वायर स्टेक इन सिस्टम। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, जहाँ पे सिटीजन का भी कुछ ना कुछ अधिकार है, वो जान सकता है कि आप डिसीजन क्यों लिए, काहे लिए, कैसे लिए, उसको अधिकार है। ठीक है, ये हमारा मोरल रीजन और पोटेंशियल रीजन। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, क्या क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, तो मैंने जो है पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा वन शॉट बना के रख दिया है, और आपने नहीं देखा है तो उसको जोड़ देखिए। इस क्वेश्चन को जो है अच्छा तरीके से समझाया है उसमें। तो देखिए, पार्टी का हमें पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए, देखिए तो हमें मेनली बात समझना ये है कि पॉलिटिकल पार्टी करता क्या है। पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन। दूसरा कि पॉलिटिकल पार्टी पॉलिसी और प्रोग्राम को फॉरवर्ड करता है। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टी लॉ बनाता है। चौथा, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट को बनाता ही और चलाता भी है। पाँचवा, पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन हार जाता है तो ऑपोजिशन का रोल भी निभाता है। पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक के ओपिनियन को सेव करता है, यानी कि पब्लिक की इच्छाओं का ध्यान रखता है। पॉलिटिकल पार्टी एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम को भी मदद करता है और गवर्नमेंट मशीनरी को चलाने में मदद करता है। मान लीजिए और आपको कोई आईएएस ऑफिसर से मिलना होगा तो आपको बहुत दिन लग जाएगा, मे भी आपको नहीं भी मिलने दिया, लेकिन आपको अगर सीएम से मिलना है आप आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक छूट है। ठीक है, चलिए, इसी सब कारण से क्या होता है, ये जो फंक्शन निभाता है पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, इसलिए हमको क्या चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस। इसलिए हमको क्या चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। ठीक है, जो मेरे बच्चे को क्या लिखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड बिकॉज दे परफॉर्म वैराइटीज ऑफ फंक्शन। मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। मॉडर्न डेमोक्रेसी में बिना पॉलिटिकल पार्टी के कुछ नहीं हो सकता। द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी इमेजिन बाय सिचुएशन। जो पॉलिटिकल पार्टी की क्या जरूरत है, समझिए, सोच के देखिए, ऐसा अगर हो क्या होगा कि अगर कोई पार्टी ना हो, समझिए क्या हो जाएगा फिर। एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। हर एक कैंडिडेट जो होगा इलेक्शन में वो इंडिपेंडेंट होगा। नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट अ मेजर पॉलिसी चेंज। किसी बड़े पॉलिसी चेंज करने में कोई अकेला जो है जिम्मेदारी नहीं लेगा और कोई वादा ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, द गवर्नमेंट में भी फॉर्म, गवर्नमेंट तो बन जाएगा, बट इट यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन। लेकिन उसका जरूरत जो है हमेशा महसूस होते रहेगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन अ लोकेलिटी। बस उतना ही में वो उसका वो ध्यान रख पाएगा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिस विधानसभा से वो जीता है, जहाँ से वो जीता है, उसी का सिर्फ ध्यान रख पाएगा, आगे का ध्यान नहीं रख पाएगा। बट नो वन विल रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन। लेकिन कोई इसका जिम्मेदार नहीं होगा कि कंट्री कैसे चल रहा है। इसलिए हमें एक पार्टी की जरूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन रोडवेज देयर मेरिट्स एंड प्रॉब्लम्स। देखिए, रोडवेज जो है आपका लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर जो है, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ज्योग्राफी के चैप्टर, लास्ट चैप्टर का ये उठाया गया पेज। इसमें आपको रोडवेज के बारे में बताना है कि रोडवेज क्या क्या है, रोडवे क्या फैसिलिटीज़ है, रोडवे कैसा कैसा होता है। एक होता है गोल्डन कोरिडोर सुपर हाईवे, ठीक है, दूसरा है आपका नेशनल हाईवे, तीसरा है आपका स्टेट हाईवे, चौथा है डिस्ट्रिक्ट रोड, पाँचवा है अदर रोड, छठा है बॉर्डर रोड, अगला है आपका मेटल रोड, नॉन मेटल रोड। ठीक है, आपको सब कुछ के बारे में पढ़ना है। आप एनसीईआरटी से पेज को पढ़ सकते हैं, दोनों पेज आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है तो आप मेरा वन शॉट वीडियो देख लीजिए, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी का। आपको गारंटी के साथ वीडियो वापस से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर को समझ लीजिए कि आपका बेस्ट हो जाएगा चैप्टर, समझे। आगे चलते हैं। देखिए, जो मेरे बच्चे होंगे जो मेरे से स्टडी मटेरियल खरीदे हैं वो कैसा लिखेंगे इसका आंसर। देखिए कि रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है उसका इंपॉर्टेंस जो है रेलवे से अच्छा क्यों है, बिकॉज इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कम पड़ता है। रोड कैन ट्रांसफर्स कंपेरेटिवली मोर डिस्ट्रिक्ट एंड अनइवन टोपोग्राफी। किसी भी उबर खावर में जा सकता है, रोड बनाया जा सकता है। इट कैन बी बिल्ट इन स्टेप स्लोप एंड ट्रांसवर्स माउंटेन, हिमालय पर भी रोड बनाए जा सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकली इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। छोटे दूरी पे छोटे सामान को लाद के पहुंचाने में रोड ट्रांसपोर्ट क्या करता है, काफ़ी मदद करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। रोड जो है आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर पाता है, लेकिन रेलवे तो नहीं ना कर पाएगा। द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड लोडिंग इज मच लोअर। इसमें लोडिंग और लोडिंग का खर्चा बहुत कम लगता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट जो है बाकी ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है, एक फीड, यानी कि पहुंचाने का काम करता है। मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो आप रोड से ही जाइएगा,
एयरपोर्ट जाना है तो रोड पे से ही जाइएगा, और सी पोर्ट जाना है तभी आप रोड से ही जाइएगा। रोडवे क्या करता है, लिंक करता है तीनों अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है रोड ट्रांसपोर्ट में, देखिएगा कि रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया फेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि देखिए मेनी रोड बीन अनमिटल, बहुत सारे रोड क्या है, कच्चा रोड है, ड्यू टू विच ट्रांसपोर्टेशन इज डिफिकल्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो बरसात में क्या होता है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो जाता है। दूसरा क्या, इनएडिक्वेट रीच ऑफ नेशनल हाईवे इन मेनी प्लेसेस, बहुत जगह ऐसे जगह है जहाँ पे नेशनल हाईवे तक नहीं पहुंचे हैं। चौथा क्या, तीसरा क्या है, हाई ट्रैफिक कंजक्शन इन ऑन रोड इन सिटीज़ में, बड़े बड़े शहर में काफ़ी ट्रैफिक होते हैं। ब्रिज एंड कलवर्टर्स कनेक्टिंग रोड्स आर ओल्ड एंड नैरो एट मेनी प्लेस, बहुत जगह से क्या है कि जो ब्रिज है या फिर जो कलवर्ट्स है, यानी कि जो टनल सब है, यानी कि जो पुल है, बांध है, उससे क्या है काफ़ी पतला है, यानी काफ़ी ज़्यादा जगह नहीं है कि दो गाड़ी साथ में पास कर सकें। ये जो प्रॉब्लम है रोड को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन जो आपके सीरीज का है वो है, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, कितना पार्टी जरूरी है हमें ये बताइए आप, ठीक है। तो इसका आंसर है आपको यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक आपको मिल जाएगा। इसी में क्वेश्चन आ जाता है कि वन पार्टी सिस्टम क्यों खराब है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम का क्या फायदा है, इंडिया में कौन सिस्टम है, ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जो मेरे बच्चे होंगे वो यहाँ से आंसर लिखेंगे कैसा, द डिफरेंट कंट्री अराउंड द वर्ल्ड स्पॉट ऑफ डिफरेंट पोलिटिकल पार्टी, देखिए हर एक जगह हर एक कंट्री में अलग अलग पार्टी सिस्टम है। ब्रॉडली पोलिटिकल पार्टी सिस्टम कैन बी डिवाइड इन 3 कैटेगरी, ब्रॉडली जो है 3 सिस्टम में आता है, एक होता है वन पार्टी सिस्टम। इन दिस पार्टी सिस्टम ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कॉन्टेस्ट एंड रन द गवर्नमेंट। चाइना हैज वन पार्टी सिस्टम, चाइना के पास क्या है, वन पार्टी सिस्टम है। दिस सिस्टम इज नॉट गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए ये गुड ऑप्शन नहीं है, बिकॉज एन आइडियल डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टी टू कम्पीट, दिस प्रोवाइड अ फेयर चांस टू कंपीटिंग पार्टी टू गेन पावर। और मान लीजिए सिर्फ एक पार्टी है तो हर बार वही जीतेगा, उसका मोनोपोली बढ़ते जाएगा, जो मन में आएगा वो करेगा। जैसे देखिए चाइना का पगलवा शासक क्या करता है, ठीक है, वेन सांग फाफा जो नाम है उनका, ठीक है। वहीं अगर आइडियल डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे अगर दो पार्टी कम से कम रहेगा तो एक दूसरे को चेक कर पाएगा, और जनता को ऑप्शन होगा कि किसी एक पार्टी को अगला चांस में, उसको डर रहेगा कि अगर हम अच्छा काम नहीं किए तो हमको हटा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि फेयर चांस मिलेगा पार्टी को कम्पीट करने में। 2 पार्टी सिस्टम क्या है, देखिए इन दिस पार्टी सिस्टम 2 पार्टी हैव अ सीरियस चांस टू विन मेजोरिटी एंड फॉर्म गवर्नमेंट। द पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टी, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम आर द एग्जांपल ऑफ 2 पार्टी सिस्टम, ठीक है। अगला क्या है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम, देखिए इन द पार्टी सिस्टम मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन टू गेन पावर। इन इंडिया देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम विद कंटेंट 750 पार्टी रजिस्टर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने 750 पॉलिटिकल पार्टी को दर्जा दिया है, बट ओनली अ फ्यू पार्टी कैन आर इन द रेस टू इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट, बस बहुत कम ऐसे पार्टी हैं जो कि इलेक्शन में लड़ते हैं और जीत पाते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लीड टू पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिस्टम है ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और कभी कभी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी कर देता है, यानी कि क्या करता है कि आप मान लीजिए आपको नहीं पसंद कोई पार्टी, फिर भी क्या करता है वो किसी और पार्टी से जुड़ करके और सरकार बना लेता है, यानी जिसको आप वोट नहीं भी दिए थे वो भी सरकार के साथ जुड़ करके सरकार बना लिया, यानी कि आपका तो तौहीन हो गया। इट ऑल्सो अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और क्या करता है वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट और ओपिनियन को पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व करने में मदद कर पाता है, यानी कि इट ऑल्सो अलाउ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सबके अलाउ इंटरेस्ट को ओपिनियन को पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ अलाउ कर पाता है, ठीक है। यानी कि भारत में मल्टीपल सिस्टम क्यों है, बिकॉज यहाँ पे डाइवर्सिटी अलग है, रिलीजन बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी है, पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। यानी कि इसलिए हम लोग कह नहीं सकते हैं कि किस देश के लिए कौन सा पार्टी सिस्टम सुटेबल है, इट डिपेंड अपॉन वहाँ कैसा रिलीजन है, वहाँ कल्चर कैसा है, वहाँ डाइवर्सिटी कैसा है, वहाँ पॉपुलेशन कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कितना पार्टी होने चाहिए। यानी कि हाउ मेनी पार्टी डू वी हैव, इसका आंसर क्या है, इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ अ कंट्री, इट डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, इट डिपेंड अपॉन द डाइवर्सिटी, इट डिपेंड अपॉन द रिलीजन। लेकिन मेनली 3 टाइप के पार्टी होते हैं, होता है वन पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टीपल पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम बहुत बेकार है क्योंकि जनता के पास फेयर चांस नहीं होता है इलेक्शन लड़ने का, और वो अपना मोनोपोली करता है, जो उसका मन में आता है वो करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो सीरीज है समझ में आया होगा, और ये पूरा क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेगी, यानी कि 10 क्वेश्चन नहीं था, ये पूरे 10 टॉपिक थे। इस तरह से हम लोग करीब करीब एक दिन बीच करके या पर डे करीब करीब कोशिश करेंगे कि हर एक 10 टॉपिक को कवर कर लिया जाए। आप 1 महीने के अंदर में पूरे के पूरे साइंस और एसएसटी के हर एक टॉपिक को कवर कर पा रहे होंगे मेरे साथ। सो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए शुभम शिक्षा। और कल जो वीडियो आएगी वो आएगा लीनियर इक्वेशन इन क्रैश कोर्स का, जो लीनियर इक्वेशन है उसका वीडियो आएगा। इसका 1 शॉट जो होगा लीनियर इक्वेशन का वो कुछ देर बाद तुरंत आ जाएगा, उसी दिन शायद मे बी, या फिर अलग दिन आए, मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय।